हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस एडिटोरियल डिस्कशन। आज है 11 जुलाई और आज का एडिटोरियल टॉपिक है वाई आर बिहार्स इलेक्टोरल रूल्स बीइंग रिवाइज्ड। जो रंगराजन आर के द्वारा रिटन डाउन है, ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, बेसिकली आप अभी देख रहे होंगे कि बिहार के इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में। ठीक है, एंड अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल रूल्स को रिवाइज करने की घोषणा कर दी है, जिसकी वजह से वहां पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इसके अपोजिट में आ चुकी है, उसका विरोध करना शुरू कर दी है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एडिटोरियल लिखा हुआ है किसने, रंगराजन आर ने। इसमें उन्होंने डिस्कस किया हुआ है और उसके प्रो एंड कॉन्स को बताया हुआ है और वे फॉरवर्ड बताया हुआ है। वही चीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्टोरल रोल को समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 324 के अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऑथराइज्ड है कि वो प्रिपेयर एंड अपडेट कर सकते हैं इलेक्टोरल रोल को। ठीक है, इवन आर्टिकल 326 किसकी बात करता है, ये कहता है कि जो भी 18 प्लस ईयर्स की एज होगी, जिस भी सिटीजन्स की, वो क्या है, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दैट मीन्स इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। ठीक है, डिसक्वालीफाइड की कंडीशन नहीं होनी चाहिए। डिसक्वालीफाइड का कंडीशन मतलब बहुत सारी कंडीशन आ जाएगी, लेकिन इसमें ये हो जाएगा जो भी पनिशमेंट जिसको कोर्ट से मिल चुकी है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस हैं, बट एक मैंने बता दिया, आगे बताएंगे भी। प्रिपरेशन प्रोसेस क्या है, तो देखो रोल्स को जो प्रिपेयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के अंडर में किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉल रोल्स को, इसको बेसिस क्या है, ये कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट में अगर इलेक्शन कराना है तो इलेक्ट्रॉल रूल्स की जरूरत है। बिकॉज ऑफ दैट, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो या लोकल बॉडीज हो, क्योंकि इसके तहत ही वही लोग वोट दे पाते हैं जिनका इलेक्ट्रॉल रोल में नाम होता है। ये रूल्स पीरियोडिकली रिवाइज किए जाते हैं और न्यू वोटर्स और रिमूव इन एलिजिबल एंड डिजीज एंड माइग्रेटेड वोटर्स, यानी इनको हटाया जाता है और जो नए 18 प्लस एज की, जो इनकी एज हुई होती है, उनको एड ऑन किया जाता है। पर्पज क्या है इलेक्टोरल रोल का, पर्पज क्या है इसको लाने का, या इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज ये इंश्योर करता है फ्री फेयर एंड इंक्लूसिव इलेक्शन। देखो फ्री होना चाहिए तो पता है, चलो फेयर, भाई ऐसा ना हो कि एक ही बंदे की दो दो जगह नाम हो या एक बंदे का नाम ही ना हो। ठीक है, और इंक्लूसिव इलेक्शन, इंक्लूसिव इलेक्शन मतलब सबको ऐड ऑन करता चला जाएगा जिसकी भी क्या होगी, 18 प्लस एज होगी, है ना। प्रिवेंट बोगस वोटिंग, भाई बोगस वोटिंग को रोकता है। इनपर्सनेशन एंड इलेक्टोरल फ्रॉड, इलेक्टोरल फ्रॉड को भी ये रोकता है। रिफ्लेक्ट, पर्पज यही था कि रुकेगा एक तरीके से। रिफ्लेक्ट करता है डेमोग्राफिक एंड सोशल चेंज इन द पॉपुलेशन, यानी किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज हो रही है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की या उस स्टेट की, और वो जो सोशल चेंजेस आ रहे हैं, जो पीपल्स माइग्रेट कर रहे हैं या कहीं पे एड ऑन हो रहे हैं किसी पर्पज की वजह से, ऑक्यूपेशन पर्पज हो सकता है या फिर आपका प्रोफेशन पर्पज हो सकता है, फिर या एजुकेशन पर्पज हो सकता है, उसके थ्रू वो एड ऑन हो रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से क्या होता है भाई, कि उनको भी क्या करें, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कराने के लिए इलेक्टोरल रोल के अंदर नाम देना पड़ेगा उस एरिया के अंदर। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो कि एक बंदा ए जगह पे रहता है, ए स्टेट में रहता है और बी पे जॉब कर रहा है और वो चाहता है कि मैं बी में ही वोट दूं, बी के लिए उसको क्या, बी के इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज कराना होगा। ठीक है, तो ये रीजंस होते हैं। नाउ अब जो सेकंड आपका पॉइंट है, व्हाई हैज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर हैव बीन इनिशिएटेड इन बिहार, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्यों इंस्टीट्यूट किया गया है बिहार के अंदर, क्या रीजन है? तो देखो 2003 के अंदर भी पहली बार बिहार में ही ये इनिशिएटिव लिया गया था। तो शुरू करते हैं। तो रीजन क्या है एसआईआर का, कि एसीआई नोटिस करता है, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिस करता है कि लार्ज स्केल एडिशन एंड डिलीशन इन बिहार इलेक्टोरल रोल्स ऑफन लिंक टू हाई माइग्रेशन अर्बनाइजेशन, यानी हाई माइग्रेशन अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत ज्यादा लोग क्या हो रहे हैं, एड ऑन या फिर डिलीशन करा रहे हैं बिहार इलेक्टोरल रोल से। ठीक है, बिहार एक तरीके से क्या है कि वन ऑफ द इंडियन हाईएस्ट रेट ऑफ आउट माइग्रेशन है, क्योंकि लड़के क्या है, या तो स्टूडेंट वर्क के लिए जा रहे हैं या स्टडी के लिए जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि डिस्क्रिपेंसी एंड डुप्लीकेशन बढ़ जाती है। कैसे, यहाँ पे भी आपका वोटर लिस्ट में नाम है और जिस जगह पे आप जा रहे हो वहां पे भी आपके वोटर लिस्ट में नाम है,
तो इस तरीके से क्या डुप्लीकेशन बढ़ रहा है। Past revise saw many genuine voters excluded and some non-existent voters included. पास्ट में जो रिवीजन हुए उसमें देखा गया है बहुत सारे जेन्युइन वोटर्स हैं जो कि बाहर हो चुके थे इलेक्टोरल रोल से, और कुछ नॉन एग्जिस्टेंट वोटर्स क्या हुए, एड ऑन हो गए थे। तो पर्पज क्या था, एसआईआर को लाने का पर्पज क्या है, टू अपडेट द रूल्स अहेड ऑफ द अपकमिंग स्टेट असेंबली इलेक्शन। जो स्टेट असेंबली इलेक्शन होने वाला है बिहार के अंदर, उससे पहले क्या कर दिया जाए, अपडेट कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए एरर एंड डुप्लीकेशन को, और एलिजिबल माइग्रेंट्स एंड फर्स्ट टाइम वोटर्स को क्या किया जाए, एड ऑन किया जाए, बिल्ड किया जाए पब्लिक ट्रस्ट को, क्रेडिबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ द इलेक्शन को। लीगल प्रोविजन क्या है, आरपीए 1950 यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 अलाउ करता है ईसीआई को एसआईआर के ऑर्डर करने के लिए, है ना, बिकॉज देयर इज अ मेजर अपडेट रिक्वायर्ड और वाइड स्प्रेड इशू इन द इलेक्टोरल रोल। जब भी मेजर अपडेट की रिक्वायरमेंट होगी तो आरपीए 1950 के अंडर में आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्डर कर सकता है। पहला राज्य है एसआईआर के लिए वो बिहार है आपका, जो कि आपका जनरल रिवीजन से पहले बिहार में किया जा रहा है। ठीक है, उसका रीजन क्या है कि बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है या होगी, उससे पहले एसआईआर से एक तरीके से रिवाइज करने की कोशिश करी जा रही है इलेक्टोरल इलेक्टोरल रोल को। ठीक है, ओके। नाउ अब प्रोस एंड कॉन्स ऑफ एसआईआर के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या प्रो है एंड क्या कौन सा एसआईआर से। ठीक है, तो पहला देखो प्रो प्रो समझो कि फायदे क्या है एसआईआर कराने से, इलेक्टोरल रोल को रिवाइज कराने से फायदा क्या है। एक तो एक्यूरेसी आएगी, इंक्लूजन होगा, रिडक्शन ऑफ माल प्रैक्टिसेस में रिडक्शन आएगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा। ये चार चीजें होंगी जो आपका प्रो है किसमें, जब भी एसआईआर कराया जाएगा बिहार के अंदर या पूरे देश के अंदर जब भी कराया जाएगा, तो उससे एक तो एक्यूरेसी आएगी, इंक्लूजन होगा, और रिडक्शन ऑफ मेल प्रैक्टिसेस होगा, फेक वोटर्स वोट नहीं दे सकते, है ना, रेड्यूस चांसेस ऑफ इम्पर्सनेशन फ्रॉड होने से वो बचेगा, ट्रस्ट बिल्डअप होगा पब्लिक के अंदर इलेक्टोरल प्रोसेस के लेकर, है ना, एक्यूरेसी आएगी भाई, सिर्फ एलिजिबल वोटर ही क्या है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इंक्लूजन फर्स्ट टाइम जो आपके वोटर्स होंगे, माइग्रेंट्स होंगे, उनको एड ऑन किया जा रहा होगा। कॉन्स क्या है, कौन सा आपका एक्सक्लूजन रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन चैलेंज, इम्प्लीमेंटेशन डिले, अवेयरनेस इशू। अब जनरली आप देखोगे इसके कॉन्स क्या है कि 1 महीने का ही टाइम दिया गया है, तो एक्सक्लूजन रिस्क है भैया, यानी जो जेन्युइन वोटर है हो सकता है कि उनके पास लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन हो, जब वहां पे प्रेजेंट ही ना हो अपने एरिया में, या फिर वो माइग्रेट किए हो कहीं गए हो, अब उसकी वजह से क्या हो सकता है कि वो इलेक्टोरल रोल से बाहर हो जाए, है ना। तो ये भी एक तरीके से जेन्युइन जो ऑथेंटिक वोटर्स होंगे वो भी क्या है एक तरीके से बाहर हो गए किसी ना किसी कंडीशन की वजह से, सिचुएशन की वजह से। डॉक्यूमेंटेशन चैलेंज की बात आ जाएगी, ये रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट की बात तो करता है लेकिन आधार की बात नहीं कर रहा है ना, जो कि आपका पुअर रूरल और माइग्रेंट वोटर के पास, आप जानते हो जनरली कि डॉक्यूमेंट लाना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि उनके पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स तो होते भी नहीं। हाँ, लेकिन आधार सबके पास होता है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा हम बताएंगे आधार के बारे में भी आगे। इम्प्लीमेंटेशन डिले, अब यहाँ पे देखोगे कि एक तो लॉजिस्टिकल कम्प्लेक्सिटी है और ह्यूज नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स हैं जो कि क्या है प्रोसेस को स्लो कर देंगे। जबकि आपको 2003 में अगर आप देखोगे तो 31 डेज में ही कंप्लीट हो गया था एसआईआर, 31 डेज में रिवाइज कर दिया गया था। बट अभी की सिचुएशन क्या है, थोड़ी चेंज हुई है, पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, बट टेक्नोलॉजी भी तो इम्प्रूव हुई है। अवेयरनेस इशू की बात करें तो लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस कैन रिजल्ट इन पब्लिक मिसिंग डेडलाइंस फॉर क्लेम ऑब्जेक्शन। अब जब अवेयरनेस इशू का भी दिक्कत आ सकता है भाई कि बहुत सारे पब्लिक के पास जब अवेयरनेस ही नहीं होगी इसके बारे में, तो हो सकता है कि वो डेडलाइन क्या कर जाए, मिस कर जाए, क्या कर जाए, मिस कर जाए। तो ये आपके क्या थे, कौन थे, एक्सक्लूजन रिस्क, डॉक्यूमेंटेशन चैलेंज, इम्प्लीमेंटेशन डिले एंड अवेयरनेस इश्यूज। ठीक, नाउ द प्रोसेस एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर द एंटायर एक्सरसाइज, यानी अगर आप देखोगे कि पूरा प्रोसेस और टाइम रिक्वायर्ड जो एंटायर एक्सरसाइज के लिए कितना दिन का दिया गया है, तो 1 मंथ का लगभग दिया गया है। जैसे देखो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सबमिशन ऑफ प्री प्रिंटेड इनोमरेशन फॉर्म्स एंड स्क्रूटनी बाय बीएलओ विद रिकमेंडेशन 25 से लेकर 26, यानी 25 जुलाई से जून से लेकर
26 जुलाई तक का टाइम, यानी लगभग 31 डेज का टाइम। पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल विथ नेम्स ऑफ इलेक्टर्स हु हैव सबमिटेड द इनोमिनेशन फॉर्म्स, और जिन्होंने भी इनोमिनेशन फॉर्म सबमिट कर दिया होगा उनका जो इलेक्टोरल रोल में नाम के साथ पब्लिश होगा वो ड्राफ्ट वो होगा 1/8/2025, यानी 8वें महीने में, दैट मीन्स अगस्त में जाकर ये क्या होगा, एक तरीके से सामने आएगा। पीरियड ऑफ फिलिंग क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन, अब आपको क्लेम या ऑब्जेक्ट करना है तो उसका भी टाइम है 1/8/2025 टू 1/9/2025, यहाँ पे भी आपको 30 डेज का टाइम मिल चुका है। डिसीजन ऑन इनोमिनेशन फॉर्म्स एंड डिस्पोजल ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, और जो इनोमिनेशन फॉर्म को लेकर डिसीजन लेना है वो कब तक होगा, 25 यानी आपका सितंबर 25 तारीख तक ये डिसीजन ले लिया जाएगा। और फाइनल इलेक्टोरल रोल कब रिलीज होगा, 13/9/2025 को, यानी सितंबर की 30 तारीख को आपका फाइनल इलेक्टोरल रोल क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, यानी पब्लिश्ड हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं टाइमलाइन के बारे में, स्टेप्स इन्वॉल्व के बारे में, स्केल के बारे में, चैलेंज के बारे में। टाइमलाइन क्या है, जो एसआईआर है वो स्टार्ट कब हुआ था, जनवरी 2024 में। सेवरल स्टेजेस गया था, लाइक डोर टू डोर वेरिफिकेशन हुआ था बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा, जिसको बीएलओज कहा जाता है। डाटा करेक्शन किया गया था, क्लेम्स ऑब्जेक्शन पीरियड का टाइम दिया गया है, एंड फाइनल रूल पब्लिकेशन बिफोर द इलेक्शंस। स्टेप्स इन्वॉल्व, उसमें होगा क्या कि बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर्स क्या है, हर घर के पास जाएंगे और नए वोटर्स और जो लोग मर चुके हैं या माइग्रेट हो चुके हैं उनके नाम को डिलीट कराएंगे। फिर उनकी डाटा एंट्री की जाएगी, क्रॉस वेरिफिकेशन की जाएगी टेक्नोलॉजी के द्वारा, जिससे कि डुप्लीकेट से बचा जा सके। तीसरा, पब्लिकेशन ऑफ ड्राफ्ट रूल फॉर पब्लिक स्क्रूटनी। पब्लिक स्क्रूटनी के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पब्लिकेशन करना, पब्लिश करना पड़ेगा। सिटीजन कैन रेज क्लेम और ऑब्जेक्शन, और जिसकी वजह से क्या सिटीजन्स क्या कर सकें, रेज कर सकें क्लेम या ऑब्जेक्शंस को। आफ्टर रिजोल्यूशन, जब ये क्लेम्स या ऑब्जेक्शन रिजॉल्व हो जाएंगे तो रिजोल्यूशन के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। स्केल क्या है इसका, ये बिहार में अगर बात करें तो लगभग कितने 1.5 करोड़ हाउस होल्ड हैं, लैक ऑफ वॉलंटियर्स हैं, एंड थाउजेंड्स ऑफ वीएलओज हैं। स्पेशल कैंप्स लगाए जा सकते हैं और हेल्प सेंटर टू सेट अप द असिस्ट पब्लिक, पब्लिक को बताने के लिए एक स्पेशल कैंप्स और हेल्प सेंटर लगाया जा सकता है। चैलेंजेस क्या है कि हाई वर्कलोड फॉर वीएलओज, बूथ लेवल ऑफिसर्स के लिए क्या है, हाई वर्कलोड हो जाता है। एक्यूरेट डाटा एंट्री की बात आ जाती है, और नीड फॉर पब्लिक कोऑपरेशन, पब्लिक की तो रिक्वायरमेंट है ही भाई, जब आप किसी भी सोसाइटी में काम कर रहे हो तो पब्लिक की कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। माइग्रेंट हैवी एरियाज में रिक्वायर रिपीटेड और स्पेशल ट्राइब्स, है ना, ये भी आपका एक तरीके से चैलेंज है। नाउ अब हम बात करेंगे एक्सक्लूजन ऑफ आधार एज ए डॉक्यूमेंटेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी एक तरीके से आधार को डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए जोड़ा ही नहीं गया है। तो ऐसा क्या रीजन है, पहला लीगल पोजीशन के बारे में बात करेंगे, दूसरा प्रैक्टिकल इशू, एंड तीसरा कंट्रोवर्सी। लीगल पोजीशन क्या है कि आरपीए एक्ट 1950 के द्वारा डज नॉट रिकॉग्नाइज आधार एज प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, यानी सिटीजनशिप के लिए आधार प्रूफ नहीं माना जाता, ये सिर्फ प्रूफ माना जाता है आइडेंटिटी के लिए। सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि स्टेट दैट आधार अलोन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट मिसयूज एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ सिटीजन, यानी सुप्रीम कोर्ट और इवन ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस करता है कि स्टेट जिन दैट आधार अलोन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन, आधार से ही आप वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ये करते हो तो आप एक तरीके से मिसयूज या इंटीग्रिटी ऑफ सिटीजन्स को क्या करोगे, डिस्टर्ब करोगे सिटीजनशिप को। प्रैक्टिकल इश्यूज क्या है, बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हो गए या पुअर सिटीजन्स हो गए, उनके पास जनरली आधार आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है, वोटर जो आपके उनके पास जो एक तरीके से आप ये कहो कि वैलिड डॉक्यूमेंटेशन है वो रेयर ही पाए जाते हैं, और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये एलिजिबल वोटर्स का जो रिस्क है वो इंक्रीज करता चला जाएगा, स्पेशली माइग्रेंट्स लेफ्ट आउट ड्यू टू लैक ऑफ अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट सच एज राशन कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा। बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या एलिजिबल वोटर्स होंगे, लेकिन सिर्फ इस वजह से वहां इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं आ पा रहा होगा, क्योंकि माइग्रेंट्स होंगे जनरली एक तरीके से क्या है, अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं होते तुरंत क्योंकि उनके पास एक जनरली आधार कार्ड पाया जाएगा। कंट्रोवर्सी क्या है, ये ऑन गोइंग डिबेट चल रही है कि आधार को एक्सेप्ट किया जाए
वैलिड डॉक्यूमेंटेशन के लिए या नहीं। ठीक है। नाउ अब है एक्सक्लूजन ऑफ माइग्रेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल, यानी माइग्रेंट को इलेक्टोरल रोल से एक तरीके से क्या एक्सक्लूड कर देना। अब ये को यही तो होगा, कैसे एक्सक्लूड करोगे? सिंपल सी बात है, 1 महीने का आपने टाइम दिया हुआ है, यानी एक तरीके से 26 जून से लेकर आपने 25 जुलाई तक का टाइम दिया हुआ है। अब इस बीच में आप नोटिस करो कि क्या कोई बंदा अगर बाहर गया हुआ है, किसी अदर स्टेट में भी गया हुआ है, मान लीजिए वहां पे गया हुआ है, और वो क्या 1 महीने के अंदर आ जाएगा और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स शो कर देगा? ये थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाएगी। माइग्रेशन सिचुएशन, प्रॉब्लम्स और इम्पैक्ट। माइग्रेशन सिचुएशन क्या है कि बिहार एक तरीके से लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, जो एक तरीके से इंडिया के इंटरनल माइग्रेंट होता है। ठीक है, जाते हैं लोग अदर स्टेट्स में काम करने के लिए। मैनी माइग्रेंट्स आर अनेबल टू बी प्रेजेंट ड्यूरिंग वेरिफिकेशन इन देयर नेटिव प्लेस। बहुत सारे ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो जनरली वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रेजेंट नहीं होंगे, और उनके पास डॉक्यूमेंटेशन की कमी हो सकती है, और डॉक्यूमेंटेशन की कमी होगी अगर, तो फिर क्या होगा, शायद इनका इलेक्टोरल रोल से भी नाम कट जाए। प्रॉब्लम क्या है कि देयर नेम्स मे बी डिलीटेड फ्रॉम देयर होम कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्यू टू ऑप्शन बट नॉट एडेड टू न्यू प्लेस, इफेक्टिवली डिसएनफ्रेंचाइजिंग देम। सीधी सी बात है कि अगर उनका नाम होम कॉन्स्टिट्यूएंसी से डिलीट हो जाता है और नई जगह पे ऐड नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, क्योंकि फिर तो एक एलिजिबल वोटर्स होगा वो गायब हो जाएगा। सीजनल एंड टेम्पररी माइग्रेंट्स, डेली वेज लेबर्स एंड दोज लिविंग इन द रेंटेड और टेम्पररी एकोमोडेशन आर मोस्ट वल्नरेबल। ये भी सिचुएशन क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, यानी सबसे ज्यादा प्रभावित हो जाएगी, है ना। ठीक। इम्पैक्ट क्या है कि बहुत सारे जो मिलियन रिस्क बीइंग डिनाइड देयर राइट टू वोट, these affect the representation of migrant heavy region, यानी मिलियंस जो लोग हैं वो राइट टू वोट से क्या हो जाएंगे, एक तरीके से डिनाइड होने की सिचुएशन में आ जाएंगे, और ये एक तरीके से रिप्रेजेंट अफेक्ट कर देगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइग्रेंट हैवी रीजन्स को। ठीक है, जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा प्रवासी पाए जाते हैं। ठीक है। व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड, यानी इस पे हम किस तरीके से आगे क्या काम कर सकते हैं। पहला ये कि पोर्टेबल रजिस्ट्रेशन का कंडीशन लेके आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया जाए जिससे कि माइग्रेंट्स जो हो वो इजिली अपना वोट क्या हो रजिस्टर्स करा पाए फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ वर्क, जहाँ पे वो काम करते हैं, और स्विच एड्रेस विदाउट कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क, यानी कॉम्प्लेक्स पेपर वर्क से बचना, क्योंकि पेपर वर्क जो तो सबसे ज्यादा हेजिटेशन लेके आता है, एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बिकॉज ये जो चीज होती है ना पेपर वर्क की, इसमें क्या होता है कि बहुत दिन चले जाते हैं, एक आम आदमी के लिए क्या होता है डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और उससे उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी क्या होता है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। डॉक्यूमेंटेशन फ्लेक्सिबिलिटी की बात करी जाए कि वाइडर रेंज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेप्ट किया जाए, लाइक मनरेगा कार्ड, लेबर कार्ड, एम्प्लॉयर सर्टिफिकेट, वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाए, जिससे कि क्या हो पाए कि एक तरीके से अब वोटर रिकॉर्ड्स को क्या है सीमलेसली एक तरीके से अपडेट करते रहा जाए। यूज मोबाइल बेस्ड वेरिफिकेशन, और मोबाइल बेस्ड वेरिफिकेशन को भी क्या किया जाए यूज किया जाए, जिससे कि आसानी से क्या हो लोग टेक्नोलॉजी का यूज करके अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करा पाए। अवेयरनेस ड्राइव्स, यानी एक तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए, जिससे कि पब्लिक क्या हो अवेयर हो, एजुकेट हो अपने वोट के लिए, और अपने वोटर को क्या है अपने एक तरीके से वोटर आईडी पे काम करे, और डेडलाइन और हेल्प अवेलेबल, यानी डेडलाइन से पहले वो अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा ले या इलेक्टोरल रोल में अपना नाम दर्ज करा दे। ठीक है। पॉलिसी रिफॉर्म्स, पॉलिसी के अंदर रिफॉर्म्स लेके आया जाए, लाइक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में इंक्लूड किया जाए नेशन वन वोटर आईडी, यानी एक नेशन एक वोटर आईडी, और लिंक किया जाए माइग्रेशन डाटा को किससे इलेक्टोरल रोल से, जिससे हमें पता चल पाए कि कोई भी जो बंदा स्टेट छोड़ के जा रहा है वो वहां पे वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक तरीके से अपडेट रहा जाए, है ना। कंक्लूजन से क्या निकलता है इन सब चीजों से कि जो ये किया जा रहा है एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये एक तरीके से क्रुशियल एडमिनिस्ट्रेटिव और डेमोक्रेटिक स्टेप्स है, और ये एक तरीके से आपका डुप्लीकेशंस, एक्सक्लूजन, डेमोग्राफिक शिफ्ट जो कि माइग्रेशन की वजह से हो रहा है, उस तरह की प्रॉब्लम्स को क्या कर रहा है एड्रेस कर रहा है। ठीक है। ये प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए और फ्लेक्सिबल होना चाहिए।
सेफ गार्ड करे किसको, वोटिंग राइट ऑफ द प्योर पुअर एंड माइग्रेंट पॉपुलेशन, पुअर और माइग्रेंट पॉपुलेशन की जो वोटिंग राइट्स है उसको क्या करे, सेफ गार्ड करे। फ्यूचर ऑफ फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शंस इन इंडिया डिपेंड्स ऑन मेकिंग सच एक्सरसाइज रोबस्ट, एरर फ्री एंड पार्टिसिपेटरी। यानी जो आपका फ्यूचर होना चाहिए फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन का, वो डिपेंड किस पे होना चाहिए, इस तरह के एक्सरसाइज पे जो कि आपका एरर फ्री और पार्टिसिपेटरी हो। अगर एरर फ्री और पार्टिसिपेटरी कोई भी अगर आपका एक्सरसाइज की जा रही है तो वो एक तरीके से क्या करेगी, आने वाले वक्त में फेयर एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन को प्रमोट करेगी, उनका फ्यूचर सेफ करेगी, है ना। तो इस एडिटोरियल में हमने ये जाना कि एसआईआर के प्रो एंड कॉन्स, वे फॉरवर्ड क्या है और क्यों ये कराया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, और ये भी एक तरीके से लीगल प्रोसीजर है, इसके बारे में आरपीए आरपीए 1950 के अंदर बात करी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा होगा एंड थैंक यू।